तो आपके स्लो के जो MCQ क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। इफ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आज हम लोग कर रहे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि ये कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ देर इज इंक्रीज इन इनकम इन दी होम कंट्री, ठीक है, इनकम अगर होम कंट्री का, किसी कंट्री का इनकम अगर बढ़ गया, जितने भी लोग वहां पे रहते हैं लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अगर लोगों का इनकम बढ़ा तो वो दूसरे कंट्री से सामान मंगाएंगे, मतलब दूसरे कंट्री से महंगे महंगे सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो करेंसी है उसका वैल्यू क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखिए अगर लोगों का इनकम बढ़ता है, लोग अगर दूसरे कंट्री से गुड मंगाते हैं, इंपोर्टेड गुड मंगाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का वैल्यू है, जो करेंसी का वैल्यू है वो क्या होगा, घटेगा, डेप्रिसिएट करेगा, क्योंकि हम लोग फॉरेन करेंसी का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हम लोग उस वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा और हमारा जो करेंसी का वैल्यू है वो क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। तो इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम इन दी होम कंट्री, अगर होम कंट्री में इनकम बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी विल बी डेप्रिसिएटिंग, तो इसका आंसर होगा सी, डेप्रिसिएटिंग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, ठीक है, ये जो न्यू करेंसी नोट इशू करते हैं, ये भी आपका 1 मार्क्स में का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। न्यू करेंसी नोट, ठीक है, ये कौन से मेथड के अंदर में आता है। अगर 1 रुपी और ऑल कॉइन्स की बात करें, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, ठीक है, न्यू करेंसी नोट्स किसके अंदर आएंगे, आपके देखिए रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो जितने भी न्यू करेंसी नोट्स इशू होते हैं उसका मेथड क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मेथड के अंदर ये सारी चीजें होती है, न्यू मतलब करेंसी नोट आपकी इशू होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन इनकम इज जीरो सेविंग विल बी, सेविंग क्या होगा, जीरो, आप कुछ ना कुछ आप सोच रहे कि आपका कुछ भी इनकम नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कुछ भी इनकम ना हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम में क्या हम खाना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, हमारे बेसिक खर्चे होते हैं, हम खाना खाते हैं, हम किसी घर में रह रहे हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन होता है और ऐसे कंजम्पशन को हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम है और हमारा क्या होगा, सेविंग कुछ भी नहीं होगा, अगर मेरे पास इनकम ही नहीं तो हम सेव क्या करेंगे, हम खा रहे हैं या कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कंजम्पशन में तो हम कंजम्पशन करेंगे ही, ठीक है। लोग जीने के लिए खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, तो ये सब जरूरी है, ठीक है। आपका ये सब इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन सेविंग आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो आपका सेविंग क्या होगा, जीरो होगा, इनकम जीरो तो सेविंग भी जीरो, ठीक है। तो व्हेन इनकम इज जीरो सेविंग विल बी जीरो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन है द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में ऑल मनी आ गया, ठीक है। ऐसे मनी भी आ जाते हैं इसके अंदर जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं आएगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मनी के अंदर भी नहीं आएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन के अंदर आता है ब्रॉड मनी, ठीक है। इसका आंसर होगा स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, एक है कंजम्पशन, दूसरा है नेशनल इनकम, ठीक है। इनकम को हम लोग y से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, एक है कंजम्पशन, दूसरा है नेशनल इनकम, ठीक है। उसके हिसाब से इसका आंसर होगा, आंसर विल बी
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज, ठीक है। अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई दुकान खोलता है, ठीक है, कुछ भी अपना कुछ खुद का काम अपने बलबूते पे कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे कि आपने एक ज़मीन ली, उसमें एक आपने बिल्डिंग बनाया, उसके ऊपर आपने कोई दुकान खोला, उसको आप खुद ही से हैंडल करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, आंसर विल बी ए। इसके बाद क्वेश्चन है कि पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ये वॉज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, किससे, फॉरेन इंडस्ट्री से, ठीक है, फॉरेन इंडस्ट्री की कंपटीशन से बचाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन इंडस्ट्री से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, डोमेस्टिक। इसके बाद क्वेश्चन है कि इट कंट्रोल एंड गाइड्स हायर एजुकेशन, ठीक है। तो कौन कंट्रोल और गाइड करता है हायर एजुकेशन को, इग्नू है, ICMR, UGC और NCERT, ठीक है। तो ये जो आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC है, ये कंट्रोल करता है और गाइड करता है हायर एजुकेशन को, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। आप ये NCERT का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया है, NCERT का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग NCERT की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की और भी दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप NCERT का फुल फॉर्म बताइएगा। UGC इसका आंसर होगा, ये कंट्रोल और गाइड करता है हायर एजुकेशन को, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द fill in the blanks of the environment implies that the resources extraction rate is not above the rate of resource regeneration, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे फिल होगा, इन्वायरमेंट इम्प्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट, ये जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट है is not above the rate of resource, जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट है वो बड़ा नहीं है, होना चाहिए रिसोर्स रीजनरेशन से। तो ये आपका क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, आंसर विल बी डी। तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो आज हम लोग ने 1 मार्क्स के दोनों के क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। ये हम लोग ने 4 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स के किए, 4 क्वेश्चन हम लोग ने 1 मार्क्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के किए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। 20 मार्क्स के तो आपके सिर्फ MCQ आते 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअसली हर दिन कर ही रहे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली में शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।